गुड इवनिंग, नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आपका आज के डीआरएस इनसाइट्स के स्पेशल प्रोग्राम में। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर नेहा सिंह। शेयर्स की बात अपनों के साथ आज हम करेंगे। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, मेरे साथ मौजूद है मार्केट जाने माने मार्केट एक्सपर्ट अविनाश गोरक्षकर जी, हेड ऑफ रिसर्च प्रॉफिट मार्ट सिक्योरिटीज। अविनाश जी, थैंक यू फॉर कमिंग टुडे। या गुड इवनिंग नेहा। सर, हमने देखा कि पूरे हफ्ते हम देख रहे थे कि मार्केट धीरे धीरे गिर रहा था, पर अगर हम वीकली क्लोजिंग की बात करें तो मार्केट में जबरदस्त गिरावट देखने को मिली है। काफी निराशाजनक परफॉर्मेंस रही है। इनफैक्ट अगर निफ्टी के लेवल्स की हम बात करें तो 25,000 से भी नीचे 24,888 का लेवल हमने देखा मार्केट का। बैंक निफ्टी में भी बहुत बड़ी गिरावट हमने देखी। तो कौन से ऐसे ट्रिगर्स हैं, हम आज के शो में आपसे ये जानना चाहेंगे, जिन्होंने मार्केट पर असर डाला है, आने वाले वक्त में जो असर डालने वाले हैं। कौन से ऐसे न्यूज रहेंगी जिस पर हमारे व्यूअर्स को नजर रखनी चाहिए? कौन से ऐसे ट्रिगर्स हैं जो आने वाले वक्त में और असर डाल सकते हैं? और सबसे बड़ी बात, मार्केट का मूड आपके हिसाब से इन द कमिंग वीक्स कैसा रहने वाला है, जिस पर हमारे व्यूअर्स को स्पेशली बहुत सोच समझकर रिएक्ट करना है या एक्ट करना है? तो दोनों ही तरफ से। तो सर, शुरुआत कर लेते हैं हम निफ्टी और बैंक निफ्टी के लेवल्स की। अगर मैं बात करूं तो काफी गिरावट हमने देखी अभी हफ्ता खत्म होते होते। जो कि कारोबारी हफ्ते की अगर हम बात करें तो इन द कमिंग वीक्स व्हाट आर यू थिंकिंग आर गोइंग टू बी द लेवल्स ऑफ निफ्टी एंड बैंक निफ्टी? पहली बात तो देखिए नेहा, मार्केट बहुत ही छोटे समय में बहुत जल्दी तेजी से भागा था, तो ये मुनाफा वसूली है। मुझे नहीं लगता है कोई बड़ा पैनिक सेल ऑफ है, क्योंकि जो मैक्रो इंडिकेटर्स मिल रहे हैं वो तो सभी अच्छे हैं। आपको आरबीआई ने एक 50 बेसिस पॉइंट का कट दिया है। हाँ। इस बार मानसून भी अच्छा होने वाला है। और मुझे लग रहा है कि अभी जो फेड की पॉलिसी भी आने वाली है, वहां पे भी अंदाजा है कि वहां पे भी यूएस में इन्फ्लेशन कंट्रोल हो चुका है, तो वहां पे भी अच्छी कमेंट्री पॉसिबली पॉवेल साहब दे सकते हैं। अगर इंडिया मार्केट का ट्रिगर की बात करें तो मुझे लगता है कि देखिए, पहली बात तो इंडिया यूएस की जो ट्रेड डील है, मेरे ख्याल से चाइना की ट्रेड डील तो ऑलमोस्ट हो चुकी है। हाँ। ट्रम्प साहब ने कहा है कि अभी थोड़ा समय लगेगा उसको फाइनली प्रेजेंट करने के लिए, लेकिन इंडिया की ट्रेड डील मेरे ख्याल से जून के महीने में अगर होती है तो ये बड़ा ट्रिगर रहेगा। हम्म। और मुझे लग रहा है कि जिस प्रकार के नतीजे कंपनीज के आ गए हैं, मेरे ख्याल से देखिए अभी अप्रैल टू जून का क्वार्टर खत्म हो जाएगा, तो उसके बाद वापस नतीजों का सीजन होगा, तो जून क्वार्टर विल बी मच बेटर देन द मार्च क्वार्टर। तो ये ट्रिगर पॉइंट अर्निंग्स के पॉइंट ऑफ व्यू से वापस रहेगा। और ये एक थोड़ा बहुत पॉजिटिव सेंटिमेंट हमने आईपीओ मार्केट में भी देखा है कि बहुत सारे बड़े आईपीओ, छोटे साइज के आईपीओ में भी आ रहे हैं मार्केट में वापस। एक सेंटिमेंटल पॉजिटिव हो चुका है। तो मेरे ख्याल से जो यूएस इंडिया की ट्रेड डील है प्लस कॉर्पोरेट नंबर्स है, ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखिए अभी आरबीआई पॉलिसी हो गई है, मानसून का भी हम्म। अंदाजा सभी को है। तो अगर हम निफ्टी की बात करें तो देखिए डाउन साइड पे 24,500, ये पहले भी मैंने आपके शो पे कहा था कि 24,500 ये हाँ, बहुत आपने स्ट्रॉन्ग डाउन साइड की सपोर्ट जो है। लेवल्स दिए थे उसमें हाँ, आपने कहा था। तो ये मुझे लगता है कि देखिए जब तक बाजार में ऐसा कोई बड़ा ट्रिगर आता नहीं है, तब तक शायद 25,000 के लेवल पे मार्केट कंसोलिडेट करेगा, कोई जल्दबाजी में भागेगा नहीं। आपको ब्रॉडर मार्केट में एक्शन देखने को मिलेगा। और रही बात बैंक निफ्टी की, तो देखिए बैंक निफ्टी में थोड़ी कमजोरी दो कारणों से है। एक तो लोगों को लगता है कि 50 बेसिस पॉइंट कट आने के बाद बैंकों का रेट्स कम हो हम्म। जाएंगे, उनके नेट इंटरेस्ट मार्जिन कम होंगे, तो प्रॉफिट कम होगी। और दूसरी बात, आज यूपीआई रिलेटेड जो हाँ जी। अनाउंसमेंट आ चुका है, इससे भी बैंकों का जो भी यूपीआई का बिजनेस है जो वो करते हैं, वहां पे भी थोड़ा बहुत मार्जिन में कटाई होगी, तो उसलिए आपको थोड़ी कटाई दिख रही है। तो यहाँ पे मैं देख रहा था कि आज करीबन 300 पॉइंट का, ऑलमोस्ट 370 पॉइंट्स का डाउन साइड यस। है। तो ये 56,000 का लेवल जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए अगर 56,000 टूटता है तो शायद आपको 54 या 53,800 ये लेवल्स भी देखने को मिलेंगे। और नियर टर्म में लग तो नहीं रहा है कि बैंक निफ्टी में कोई बड़ा ट्रिगर है, क्योंकि मार्केट ये एक्सपेक्ट करेगी कि अभी जो अप्रैल का जून का क्वार्टर होगा उसमें तो पूरा इम्पैक्ट नहीं आएगा, बट जुलाई टू सितंबर का जो क्वार्टर होगा उसमें नॉट ओनली आरबीआई रेट कट का इम्पैक्ट आएगा, बट ये यूपीआई का रिलेटेड जो न्यूज है उसका भी इम्पैक्ट आएगा। काफी बैंकों ने अपने रेट्स कम कर दिए हैं, तो ऑब्वियसली बिजनेस बढ़ेगा, बट ऑब्वियसली एट अ लोअर मार्जिन, एंड दैट इज व्हाट द मार्केट इज फियरिंग। सो मुझे लगता है कि बैंक निफ्टी में थोड़ा सा कॉशियस ही हूं मैं। मुझे नहीं लगता है कि इमीडिएटली बढ़ने की कोई नियर टर्म में पॉसिबिलिटी है। और निफ्टी के लिए भी आपको एक छोटी रेंज में ही मार्केट घूमेगा, 24,500 ऑन द डाउन साइड, और ऊपर में से 25,100 या 25,150। मेरे ख्याल से आज 25,056 के करीब
ऊपर गया था, बाद में अभी हाँ थिंक इट इज बिलो 25,000। सो आई थिंक मार्केट में इंडेक्स में कोई ज्यादा मूवमेंट आपको देखने को नहीं मिले, लेकिन ब्रॉडर मार्केट में स्टॉक स्पेसिफिक एक्टिविटीज काफी होंगी, ऐसा मुझे लगता है। जी सर। तो आपने बताया कि निफ्टी के लेवल्स 24,500 डाउन साइड पे हो सकते हैं और अप साइड पे हम 25,100 150 देख सकते हैं। सर आज का जो हाई रहा था वो था 25,196, जिसके बाद अब लो जाके 24,888 पे हमने देखा अप्रोक्सीमेट जाके निफ्टी के लेवल्स रुके हैं। बैंक निफ्टी के लिए आप कह रहे हैं कि हमें लोअर लेवल्स देखने को मिल सकते हैं अगर 56,000 वाला ब्रेक होता है लेवल, तो 54,000 या फिर 53,800 तक भी देखने को मिल सकता है। सर आपने ये मुझे बताया अभी यूपीआई पर जो आपने कहा न्यूज आई है एमडीआर लगाने की, जो हमारे वित्त मंत्रालय ने बात करी है, उसके बाद हमने देखा जैसे पेटीएम के शेयर में भी काफी गिरावट हमने देखी। तो और जो रिलेटेड पेमेंट से रिलेटेड बैंक शेयर्स हैं या और भी शेयर्स हैं, उनमें भी हम गिरावट देख सकते हैं आने वाले वक्त में भी। नहीं, बिल्कुल। देखिए, वैसे तो पेटीएम तो लिस्टेड स्टॉक है, लेकिन काफी ऐसे फिनटेक एप्स है जो ऑब्वियसली उनको इंडिविजुअली थोड़ा बहुत कॉस्ट बर्डन पड़ेगा, तो ऑब्वियसली है कि वो अपने कस्टमर्स को ये कॉस्ट शिफ्ट करेंगे। बैंकों के लिए भी मुझे लगता है कि जो बैंक से यूपीआई कस्टमर्स यूज करते हैं, पहले तो उसकी कोई चार्ज नहीं था, बट अभी ये चार्ज आने के बाद हो सकता है कि जो मार्जिन प्रेशर होगा वो बैंक डेफिनेटली रिकवर करने के बारे में सोचेंगे। तो कहीं ना हाँ। कहीं देखिए, कस्टमर भी थोड़े से इतने इमिडिएटली ये एक्सेप्ट करते नहीं करते ये कहना मुश्किल है, लेकिन डेफिनेटली थोड़ा सा एक शॉर्ट टर्म करेक्शन मेरे ख्याल से इनको लेना पड़ेगा, क्योंकि अगर मान के चलिए कस्टमर ने उनका प्लेटफॉर्म चेंज किया या शिफ्ट किया, तो हम्म। उसका बिजनेस लॉस तो होता ही है। और अगर वो इन द नियर 1 और 2 मंथ अगर ये कॉस्ट सस्टेन करते हैं, तो तब तक के लिए तो मार्जिन प्रेशर में रहेंगे, तो ये नियर टर्म का इम्पैक्ट है। हालांकि जैसे मैंने आपको पहले कहा कि लॉन्गर टर्म में एक 3 या 4 या 6 महीने के बाद तो ये सारे कॉस्ट कस्टमर्स ही बेयर करेंगे, इसमें कोई हम्म। बैंक अपना खर्चा ऑन इट्स ओन हाँ। बढ़ाएगा। जैसे हम देखते हैं कि जितने भी टैक्सेस बढ़ते हैं वो अल्टीमेटली कंज्यूमर पर ही आ जाते हैं। सो सिमिलर टू दिस आई थिंक भी होने वाला है। ऑल्सो अविनाश जी, आपने मुझे बताया कि यूएस और इंडिया ट्रेड डील को लेकर आप काफी पॉजिटिव हैं और इट कैन हैव अ गुड इम्पैक्ट ऑन द मार्केट्स इन द नियर फ्यूचर। देयर आर अदर इंटरनेशनल ट्रिगर्स ऑल्सो, जैसे कि कुछ देर पहले आप और मैं भी बात कर रहे थे, वी वर टॉकिंग अबाउट द ईरान एंड द यूएस टेंशंस जो कि एस्केलेट हो रही हैं, जिससे हम क्रूड को इफेक्ट होते हुए देख रहे हैं। तो व्हाट इज योर व्यू ऑन दिस? नहीं, देखिए, ईरान और यूएस का जो मसला है वो थोड़ा सा अभी वेरी क्रिटिकल पॉइंट पे पहुंचा है। यहाँ पे अगर कोई जियोपॉलिटिकल टेंशन होता है तो डेफिनेटली क्रूड ऐसे माहौल में बढ़ेगा। हमने कल देखा कि क्रूड करीबन 4 या 5% बढ़ा, और ऑब्वियसली ओपेक कितना सप्लाई मार्केट में छोड़ता है वो इम्पोर्टेंट बात रहेगी। लेकिन अगर $70 के ऊपर क्रूड का प्राइस जाता है तो मेरे ख्याल से मार्केट्स थोड़ा सा चिंता करने लगेंगे, क्योंकि देखिए अभी तक जो रेंज थी वो 65 और $66 पर बैरल था। तो इस लेवल पे तो सारी ऑयल मार्केटिंग कंपनीज देखिए, ऑटो कंपनीज देखिए, लुब्रिकेंट कंपनीज जो भी इंपोर्ट करता है उनके लिए कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन अगर 70 75 डॉलर तक क्रूड ऑयल जाता है तो डेफिनेटली मार्केट्स के लिए अच्छी बात नहीं है। देखिए, नॉर्मली हमने देखा है जब भी क्रूड बढ़ता है, एक तो इन्फ्लेशन बढ़ता है, और दूसरी हाँ। बात मार्केट्स बेसिकली क्रूड राइजिंग क्रूड को पसंद नहीं करते। तो कहीं ना कहीं मेरे ख्याल से मार्केट को खींचने के लिए ये फैक्टर हो सकता है, अगर ये थोड़े लेवल जो है वो थोड़े आने वाले हफ्तों में थोड़ा सा और बढ़े। क्योंकि अभी भी लग रहा है कि क्रूड में जो तेजी आई है वो तब खत्म होगी अगर यूएस ईरान का पूरा मसला सॉल्व होता है, जो अभी लग नहीं रहा है। कम से कम 2 3 हफ्ते के बाद ही ये मेरे ख्याल से सॉल्व होगा, अगर पॉसिबली जल्द से जल्द होता है। राइट। तो आप कह रहे हैं 2 to 3 वीक्स हमें क्रूड पे ये प्राइस देखने को मिल सकता है टिल द टाइम वी डोंट सी कि यूएस और ईरान के टेंशन थोड़े से कम होते दिखाई दे। अविनाश जी, हमने मार्केट में गिरावट देखी, पर एक कंपनी थी जो कि जिसने काफी क्या कहते हैं अच्छा परफॉर्मेंस करा आज। 8.5% इस कंपनी का शेयर बढ़ा, वो है तानला प्लेटफॉर्म्स। इसमें हमने देखा कि जो खबर आई थी जिसकी वजह से हमने शेयर प्राइस को बढ़ते हुए देखा, वो था कि 16 जून को कंपनी की बोर्ड बैठक होगी, जिसमें बोर्ड ये डिस्कस करेगा कि शेयर बायबैक करना चाहिए या नहीं, उस पर विचार होगा बेसिकली। तो तानला प्लेटफॉर्म्स को लेकर नियर फ्यूचर में जब तक कि आपकी मीटिंग हो रही है या फ्यूचरिस्टिक भी, आपका क्या व्यू पॉइंट है? नहीं, देखिए, मुझे लगता है कि तानला प्लेटफॉर्म एक वैल्यू एडेड सर्विस कंपनी है जो बेसिकली टेलीकॉम कंपनीज के साथ काम करती है, और बहुत ही ऐसे
कम कंपनियां हैं जो ऐसे सर्विस कस्टमर्स को देती है। तो बिजनेस तो अच्छा चल ही रहा है, लेकिन इनके पास बेसिकली पोटेंशियल है बायबैक की अच्छी एग्रेसिव प्राइस देने के लिए। देखिए, मुझे लगता है कि अगर 950 हजार रुपए का बायबैक प्राइस आता है तो मार्केट इसको डेफिनेटली और भी सेंटिमेंटली बूस्ट अप करेगी। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ये बायबैक टेंडर बेस्ड वाला है या ओपन मार्केट वाला है। दूसरी बात, कितना बड़ा बायबैक है। अगर बायबैक बहुत ही छोटा है तो मुझे लगता है कि मार्केट्स में शायद इसका असर इतना नहीं आएगा। तो मेरे ख्याल से देखिए, 16 जून को तो बोर्ड मीटिंग है, लेकिन आज मार्केट में ऐसा सभी को लग रहा था कि बायबैक भी काफी रीजनेबली बड़ा आएगा, टेंडर बेस्ड आएगा और प्राइस भी काफी एग्रेसिव होगी कंपेयर टू द करंट प्राइस। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से जिनके पास है वो होल्ड करे। और देखिए, मुझे लगता है कि बायबैक आने के बाद ही नए इन्वेस्टर्स को यहाँ पे एंटर करना चाहिए, क्योंकि शेयर आज काफी सिग्निफिकेंटली चला है। तो ऐसे माहौल में मुझे लगता है ऊपरी लेवल पे स्टॉक खरीदना शायद ठीक नहीं रहेगा। तो करंटली जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर है वो होल्ड करे। फ्रेश बाइंग के लिए मेरे ख्याल से थोड़ा रुकना चाहिए। ओके, तो आप कह रहे हैं ताला प्लेटफॉर्म्स के लिए फ्रेश बाइंग के लिए अभी रुक सकते हैं टिल टाइम ये क्लैरिटी ना हो जाए कि ये जो बायबैक होने वाला है किस लेवल का है और आगे फ्यूचरिस्टिक क्या प्रोस्पेक्ट्स है। अविनाश जी, हमारे पास हमारे व्यूअर्स के क्वेरीज और क्वेश्चन आने शुरू हो गए हैं। एस डी चक्रवर्ती जी हैं, वो कह रहे हैं कि अविनाश जी प्लीज मुझे बताइए कि बाइंग लेवल अगर इस समय आरईसी में वो इन्वेस्ट करना चाहें तो आरईसी में बाइंग लेवल क्या होना चाहिए उनका। नहीं, देखिए, मेरे ख्याल से मैं एक शॉर्ट टर्म के बारे में बता नहीं पाऊंगा, लेकिन मुझे लगता है कि करंट लेवल जो आरईसी का है, अगर आपका नजरिया कम से कम 6 to 12 मंथ्स का है, तो शेयर काफी उछाल के बाद थोड़ा सा स्टेबल हो चुका है। यहाँ पे मुझे लगता है इवन करंट लेवल्स पे अगर आप बाय करें तो स्टैगर्ड वे में करिए। पूरी ओके। क्वांटिटी एक साथ मत खरीदिए, क्योंकि मार्केट वोलेटाइल है। अगर मान के चलिए कल करेक्शन मार्केट में और आता है तो हम्म। डेफिनेटली आपको 3-4% का और करेक्शन यहाँ पे देखने को मिले। तो कंपनी अच्छी है, लेकिन खरीदने के लिए आपको अगर पोजिशनल व्यू भी लेना है तो आई थिंक 25% अभी ले लीजिए, और बैलेंस मेरे ख्याल से जैसे जैसे मार्केट में कोई करेक्शन आता है वो खरीद के आप यहाँ पे पोजीशन एक्यूमुलेट करिए। आप कह रहे हैं कि एकदम से सारा इन्वेस्ट ना करें, अभी 25% करें, जैसे जैसे करेक्शन आए उसमें बिल्कुल। और इन्वेस्ट कर सकते हैं आरईसी में। एस डी चक्रवर्ती एक और चीज पूछ रहे हैं, कह रहे हैं बाइंग लेवल एसबीआई के भी बता दीजिए सर प्लीज। नहीं, बैंकिंग में मुझे लगता है कि अभी थोड़ा सा इंतजार करें। जैसे मैंने आपको बोला कि बैंक निफ्टी अगर करेक्ट होता है तो हम्म। बैंकिंग स्टॉक्स में भी बिकवाली आएगी। तो मुझे लगता है कि देखिए, कम से कम ये हफ्ते के लिए तो आपको यहाँ से दूर रहना है। कल तो वैसे भी फ्राइडे है, तो हम्म। मेरे ख्याल से अगले हफ्ते देखते हैं व्हाट इज द ट्रेंड। बट एटलीस्ट इमीडिएटली एसबीआई या कोई भी प्राइवेट बैंक में अभी इमीडिएटली पैसा मत लगाइए, थोड़ा सा इंतजार करिए। हो सकता है आपको अच्छे लेवल्स अगले हफ्ते मिलेंगे, तभी शायद खरीदने का मौका बनेगा। सर बैंक की बात कर ही रहे हैं तो आज एचडीएफसी को लेकर काफी सारी न्यूज आई थी। जैसे हमने देखा कि उनके सीईओ पे जो आरोप लगे थे उसको वो नकार रहे हैं और उनके जो भी आरोप लगे हैं लीलावती ट्रस्ट ने जो लगाए हैं उनको बेबुनियाद और गलत बता रहे हैं। और जो केस चल रहा है उसको लेकर भी, तो एचडीएफसी बैंक को लेकर आपका क्या व्यू पॉइंट है अगर हम आने वाले हफ्तों की बात करें तो। ये देखिए, मेरे ख्याल से जो मेन ट्रिगर था वो तो आरबीआई पॉलिसी के साथ हो गया। अभी हाँ। ये जो एलिगेशन हुआ है, देखिए उनके मैनेजमेंट ने, बैंक एचडीएफसी बैंक के मैनेजमेंट ने क्लियरली कहा है कि ये सारे जो एलिगेशन है वो कम्प्लीटली झूठे हैं। हाँ। और ये मुझे लगता है, देखिए मार्केट भी जानती है, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ा सा शॉर्ट टर्म में लोगों की हिचकिचाहट और लोगों का कॉशियसनेस रहेगा। क्योंकि अभी तक कोई ऐसा नेगेटिव सरप्राइज तो नंबर्स में आया नहीं है, कोई पॉइंट उन्होंने क्लियरली प्रूव करके दिखाया नहीं है। तो हो सकता है कि 1-2 हफ्ते स्टॉक थोड़ा सा एक छोटे रेंज में चले। लेकिन अगर आपका नजरिया अप्रैल टू जून क्वार्टर को लेके है तो मुझे लगता है कि देखिए, जुलाई में जब नंबर्स आएंगे तभी आपको डेफिनेटली एक अच्छा बाउंस देखने को मिलेगा। तो मेरे ख्याल से देखिए, एचडीएफसी बैंक में हम यही कहेंगे कि ये तो लार्ज कैप वेल आइडेंटिफाइड बैंक है, हाँ। कंपाउंडर वाला स्टॉक है। तो करंट लेवल पे अगर कोई कमजोरी मिलती है तो थोड़ी सी क्वांटिटी जरूर एक्यूमुलेट करें, क्योंकि जैसे ही नंबर आएंगे मेरे ख्याल से मार्केट पुरानी चीजों को भूलेगा और आगे अर्निंग्स के ऊपर ही फोकस करेगा। ओके। अविनाश जी, किरण जी हैं, कह रही एनएचपीसी के इनके पास 730 शेयर है 92 के रेट पर, तो कह रही क्या करना चाहिए। देखिए, पहले तो मुझे इनका नजरिया पता नहीं है, लेकिन एनएचपीसी एक ऐसा शेयर है जो बहुत ही धीरे तरीके से चलता है। ये हाइड्रो पावर सेक्टर में काम करता है और वो बहुत ही। सर मैं बस आपको ये बताना चाहूंगी, वो कह रही हैं कि क्या मैं इससे शिफ्ट कर सकती हूँ आईआरबी इंफ्रा या फिर इक्विटी स्मॉल फाइनेंस में शिफ्ट कर सकते हैं क्या। नहीं, मेरे ख्याल से देखिए, अगर इनको खरीदना ही है तो मुझे लगता है कि आईआरबी इंफ्रा विल बी बेटर चॉइस, क्योंकि ओके। जिस प्रकार का अभी इनका रोड नेटवर्क का कारोबार बढ़ रहा है, ये मेरे ख्याल से एक अच्छा विकल्प होगा।
बैंक के शेयर्स में मुझे अभी भी लग रहा है, वेदर इट इज पब्लिक सेक्टर बैंक और स्मॉल फाइनेंस बैंक्स, यहाँ पे थोड़ा सा पोजीशन कॉशियस रखिए। तो अगर इनका नजरिया है कम से कम 6 to 12 मंथ्स, तो डेफिनेटली इसमें ये शिफ्ट कर सकते हैं। आईआरबी इंफ्रा में मुझे लगता है कि आने वाला साल इनके लिए काफी अच्छा रहेगा। राइट अविनाशी। निशांत पांडे हैं, कह रहे हैं गुड इवनिंग सर एंड मैम, मेरे पास अतुल शेयर है और इनके पास बाइंग रेट है 7120 का। अतुल शेयर, इन्होंने अपना व्यू नहीं बताया शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म, इनके पास 30 शेयर्स हैं और उस पर आपकी एडवाइस मांग रहे हैं। देखिए, अतुल एक स्पेशलिटी कंपनी है जो अहमदाबाद बेस्ड है, और बेसिकली बहुत ही पुरानी और बढ़िया कंपनी है। मुझे लगता है कि देखिए, इस कंपनी में सबसे बड़ा एडवांटेज है कि ये इंटीग्रेटेड स्पेशलिटी प्लेयर है, और बहुत समय के बाद स्पेशलिटी केमिकल बिजनेस अभी वापस सुधरने लगा है। चाइना का वन फैक्टर देखिए, या जो इंटरनेशनल कस्टमर्स देखिए, वो ज्यादातर अभी इंडिया को फेवर कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि इनका अगर बाइंग प्राइस करीबन 7,000 के ऊपर है, और इनका नजरिया कम से कम 12-15 महीने का है, तो ही इसको इस शेयर में अच्छा पैसा बनेगा। क्योंकि ऐसे शेयर में लिक्विडिटी कम होती है, ऑलरेडी वैल्यूएशन फेयर टू एक्सपेंसिव है। तो कम से कम 12-15 महीने का व्यू यहाँ पे रख के पोजीशन होल्ड करे। लग तो रहा है कि 26 विल बी बेटर देन 25। राइट। सो नजरिया आपने बताया कि बैंकिंग सेक्टर से भी थोड़ा सा संभल के रहें। सर, सुनील कुमार जी हैं, कह रहे हैं कि सर मैंने 26,000 निफ्टी 26 जून का कॉल ले रखा है 140 पे, और 1350 है क्या, क्या करें? 1350 इन्होंने शायद लिया है और सजेशन मांग रहे हैं। देखिए, जैसे मैंने कहा कि 26,000 का कॉल तो उन्होंने बहुत ऊपर का लिया है। अभी तो हाँ। मार्केट वापस 25,000 को छूने की कोशिश करेगी, वहां पे कितना आगे बढ़ता है, क्योंकि 26,000 नया बहुत ही ऊपरी लेवल है, तो ये काफी आउट ऑफ द मनी है। तो मुझे लग रहा है कि अगर बाजार में थोड़ी सी भी बाउंस आता है, थोड़ी सी तेजी आपको अगर पॉसिबली नेक्स्ट वीक दिखती है, तो इनको इस पोजीशन से निकल जाना चाहिए। क्योंकि नॉर्मली हम यही कहेंगे कि ऐसे जो पोजीशंस कोई इन्वेस्टर लेता है या ट्रेडर लेता है, तो एक स्टॉप लॉस रखिए, क्योंकि ये डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट्स है। तो इसमें आपको तुरंत एक्शन लेना पड़ता है। तो मुझे तो लगता है कि 25,200 के बाद तो वापस थोड़ा बिकवाली का प्रेशर आएगा, और 26,000 का कॉल तो काफी लंबा है। तो आई थिंक ऑन अ बिग स्मॉलर राइज ऑफ द मार्केट, आई थिंक पोजिशंस को थोड़ा हल्का करना चाहिए। ऑल राइट। ऑन अ स्मॉलर राइज पोजिशंस हल्के करें तो दैट विल बी बेटर। सर, शशिधर जी हैं, कह रहे हैं इनके पास शक्ति पंप्स है, इनका बाइंग प्राइस है 1000। कह रहे हैं सर प्लीज मुझे सजेस्ट कीजिए स्टॉप लॉस और टारगेट, और इनका 3 मंथ्स का व्यू है। देखिए, मुझे लगता है कि शक्ति पंप्स कंट्री का सबसे बड़ा सोलर पंप मैन्युफैक्चरर है। नंबर्स भी बहुत अच्छे हैं, और गवर्नमेंट भी सोलर के सेक्टर को बहुत फोकस कर रही है। ऑलरेडी स्टॉक भाग चुका है, लेकिन अगर फिर भी ये चाहते हैं कि 3 या 4 महीने का व्यू लेके काम करना है, होपफुली अप्रैल टू जून क्वार्टर अगर उनको प्ले करना है, तो मुझे लगता है कि एक 950 का स्टॉक, और ऊपर में मेरे ख्याल से 1100-1120, ये लेवल्स पे फोकस करिए। क्योंकि शॉर्ट टर्म में देखिए, स्टॉक चलेगा ओनली अगर अप्रैल के जून के क्वार्टर बहुत ही दमदार आते हैं। ऑलरेडी स्टॉक निचले लेवल से काफी चला है, तो इनके लिए ये रेंज ठीक रहेगी, और अपना स्टॉप लॉस स्ट्रिक्टली मेंटेन करिए। ऑलराइट, तो स्टॉप लॉस आप मेंटेन करिए। अभिजीत हजारिका हैं, कह रहे हैं पीएसयू बैंक में क्या करना चाहिए अभी, हुडको और एनएमडीसी दोनों का पूछा है। वैसे आप बता चुके हैं बैंक के ऊपर, पर स्पेसिफिकली इनको भी बता दीजिए। देखिए, मुझे लगता है कि इन्होंने जो शेयर चुना है हुडको, लंबी अवधि के लिए डेफिनेटली अगर करेक्शन आता है तो आप इसमें निवेशित रह सकते हो। लेकिन अगर आपका नजरिया शॉर्ट टर्म है, तो मुझे लगता है कि आपको इसमें पोजीशन लेनी नहीं चाहिए। अगर है तो कोई भी बाउंस पे इससे निकल जाना चाहिए। और एनएमडीसी की बात करें, तो देखिए, मेटल सेक्टर में हमको काफी पॉजिटिविटी दिख रही है, क्योंकि अभी इंडो यूएस ट्रेड डील जो हो की है, उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट ग्लोबल मेटल्स पे आएगा। ऑलरेडी हमने देखा कि एल्यूमिनियम की प्राइसेस अच्छी तरह से बढ़े हैं। तो एनएमडीसी में पोजीशन होल्ड करें। अगर नहीं लिया है तो थोड़ी पोजीशन आप यहाँ पे बना सकते हो, क्योंकि ओके। मुझे लगता है कि जैसे ही ये टैरिफ का मसला थोड़ा यूएस और चाइना का सॉल्व होता है, तो मेटल्स डेफिनेटली एक ऐसा एरिया है जो अच्छी तरह से वापस बाउंस बैक होंगे। तो एनएमडीसी में थोड़ा निवेश का एक पोजीशन आप ले सकते हो। ऑल राइट, सो एनएमडीसी में पोजीशन कर सकते हैं। सर, बात मेटल्स की हो रही, तो मेटल सेक्टर को लेकर आपका व्यू पॉइंट क्या है नियर फ्यूचर में? देखिए, मुझे लगता है कि जो कंपनियां एल्यूमिनियम में है, जिंक में है, सिल्वर में है, वहां पे फोकस करिए। हमने हमारे क्लाइंटों को हिंदुस्तान जिंक बोला है खरीदने के लिए, क्योंकि देखिए, चांदी के भाव रिकॉर्ड हाई पे चल रहे हैं।
इन्होंने ये भी कहा है कि चांदी के भाव अगर बढ़ते हैं तो चांदी का प्रोडक्शन ज्यादा करेंगे। प्लस इन्होंने अभी रिसेंटली मैनेजमेंट ने कहा है कि रेयर अर्थ जो अभी चाइना से आता है वो भी वो इंडिया में बनाने की कैपेसिटी रखते हैं। और कंपनी ने अभी 10 रुपए का यानी 500% का इंटरिम डिविडेंड भी दिया है। तो ये अभी भी कम डिविडेंड चल रहा है। तो वो भी बेनिफिट इन्वेस्टर्स को मिलता है। और प्लस मुझे लगता है कि अगले साल करीबन 12,000 करोड़ का प्रॉफिट आएगा। पिछले हजार 10,000 करोड़ की प्रॉफिट थी। और कंपनी बिल्कुल कर्जा मुक्त है, मोनोपोली बिजनेस चलाती है। तो यहाँ पे कम से कम 600 सवा 600 का आपको प्राइस टारगेट अगले 8 से 12 महीने में पॉसिबली लग सकता है। ऑलराइट। और सर हिंदुस्तान हिंद कॉपर के बारे में? देखिए कॉपर में भी हमको लगता है कि कहीं ना कहीं पोटेंशियल अच्छा है, लेकिन ये थोड़ा सा चल चुका है। तो यहाँ पे भी मैं यही कहूंगा कि अगर आपको लेना है तो 25% अभी ले लीजिए। थोड़ा सा मार्केट में करेक्शन आता है, थोड़ा सा भाव नीचे आता है तो वापस पोजीशन ऐड करिए। कॉपर में भी हम काफी पॉजिटिव है। ओके। बॉबी उपल जी हैं, कह रहे हैं सर गुड इवनिंग, मेरे पास सीडीएसएल और नाल्को है अभी, मैं लॉस में हूँ, क्या करूँ, होल्ड करूँ या नहीं? देखिए आपका नजरिया थोड़ा सा अगर 3 to 6 मंथ है तो मुझे लगता है कि सीडीएसएल तो आपको होल्ड करने चाहिए, क्योंकि अगले साल होपफुली ऐसा माना जा रहा है या मान के चलिए दिसंबर तक एनएससी का आईपीओ आएगा। अगर एनएससी का आईपीओ आता है तो डेफिनेटली एक बेनिफिशियरी सीडीएसएल होगा, क्योंकि सीडीएसएल आपके हर ट्रांजैक्शन पे पैसा बनाते हैं। तो ये डेफिनेटली एक अच्छा विकल्प हो सकता है। और नाल्को में तो देखिए नंबर्स बहुत दमदार थे। एल्यूमिनियम और एल्यूमिना बनाती है ये कंपनी, जैसे मैंने कहा एल्यूमिनियम में और एल्यूमिनियम में मार्केट अच्छा तरह से बढ़ा है। इन्होंने शायद थोड़ा ऊपरी लेवल पे खरीदा है, लेकिन अगर नजरिया 6 to 12 मंथ्स का है तो यहाँ पे निवेशित रहिए। मुझे लगता है कि नाल्को कैन डेफिनेटली आउट परफॉर्म, बट थोड़ा टाइम यहाँ पे आपको स्पेंड करना पड़ेगा। ऑलराइट, थोड़ा सा अगर वेट करेंगे तो शायद आपको प्रॉफिट सही हो, ऐसा सजेशन है अविनाश जी का। सर ग्रीष्मा पालीवाल जी हैं, कह रही हैं मैम प्लीज सर से पूछिए कि श्री दिग्विजय सीमेंट में इस समय में क्या करना चाहिए, मेरा जो एवरेज प्राइस है उसका वो है 105, शुड आई एग्जिट और शुड आई स्टे फॉर लॉन्ग टर्म? तो आई थिंक देखिए सीमेंट सेक्टर में हमको लगता है कि आपको निवेशित रहना चाहिए। हालांकि देखिए ये मानसून का अभी सेशन है तो मानसून के सीजन में नॉर्मली सीमेंट के सेल्स कम होते हैं। बट सितंबर के बाद हमको लगता है कि देखिए जिस प्रकार का गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर अभी आने वाला है जून क्वार्टर में सितंबर क्वार्टर में, क्योंकि पिछले जून और सितंबर में तो इलेक्शंस थे। दूसरी बात नेहा जी, जो कल मैं पढ़ रहा था कि प्राइवेट सेक्टर का जो कैपेक्स है वो गवर्नमेंट कैपेक्स से एक्सटीड हो चुका है। तो जब भी ऐसा होता है तभी पहली चीज आपको सीमेंट लगती है, स्टील लगती है, नई फैक्ट्री नई एक्सपेंशन के लिए। तो कहीं ना कहीं 105 में डाउनसाइड रिस्क दिग्विजय सीमेंट का बहुत कम है। तो अगर ये 6-8 महीने इन्वेस्टेड रह सकती है तो डेफिनेटली इनको अच्छा पैसा बनेगा। तो मेरे ख्याल से होल्ड करने की राय रहेगी। ऑलराइट ग्रीष्मा जी, सर सजेस्ट करें कि आप होल्ड कर सकते हैं। पंकज त्रिवेदी जी हैं, कह रहे हैं प्रिज्म जॉनसन के बारे में प्लीज बताइए सर, 292 पर मेरी बाइंग है। देखिए ये भी कंपनी सीमेंट बनाती है, सेरामिक टाइल्स भी बनाती है। मुझे लगता है कि अगर नजरिया वापस मैं वही कहूंगा कि सीमेंट सेक्टर अभी शायद आपको ढीला लग रहा है क्योंकि मानसून आ चुके हैं। बट जैसे ही सितंबर का महीना शुरू होता है या सितंबर के बाद आप देखोगे कि वॉल्यूम ग्रोथ वापस आएगा, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज वापस जोर जोर से चालू चालू हो जाएंगी। तो यहाँ पे भी पोजीशंस होल्ड करिए। देखिए अगर आपका नजरिया एकदम शॉर्ट टर्म है तो फिर तो आपको कोई बड़ा अपसाइड नियर टर्म में मिलेगा नहीं। बट अगर हाँ कम से कम 6 to 8 मंथ आप पकड़ सकते हो तो यहाँ पे भी एक अच्छी वेल मैनेज्ड कंपनी है प्रिज्म सीमेंट। तो यहाँ पे निवेशित रहिए। ऑलराइट, पॉजिटिव नजरिया है प्रिज्म को लेकर। पंकज जी, संजना जी हैं पूछ रही एनबीसीसी कब लेना चाहिए सर, मुझे प्लीज एडवाइस कीजिए। देखिए एनबीसीसी भी एक कंस्ट्रक्शन कंपनी है, रियल एस्टेट डेवलपमेंट भी करती है और सरकारी कंपनी है। बहुत बड़ा ऑर्डर बुक है। तो यहाँ पे मैं यही कहूंगा कि अगर आपको खरीदना है तो देखिए फ्रैंकली स्पीकिंग मुझे नहीं लगता है कि शॉर्ट टर्म में कोई बड़ी अपसाइड आएगी, क्योंकि मोस्ट ऑफ द पॉजिटिव्स आर इन द प्राइस। बट अगर हाँ आपका नजरिया 6 to 8 मंथ्स है तो थोड़ा थोड़ा करके एवरेज कर लीजिए, आई मीन एसआईपी मोड में कर लीजिए। पूरा अभी इस मार्केट में मैं पूरी क्वांटिटी एक साथ खरीदने की राय नहीं दूंगा। बट डेफिनेटली आपको अच्छा अपसाइड मिलेगा, क्योंकि इस साल होपफुली गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स के ऊपर फोकस करेगी, नए इन्वेस्टमेंट्स इंफ्रा में डालेगी। और एनबीएफसी तो इनका गवर्नमेंट का ही एक बड़ा वेंडर है। तो डेफिनेटली इसमें 25% अभी खरीद लीजिए। और बैलेंस क्वांटिटी थोड़ा सा अगर शेयर फिसलता है तो वहां पे खरीदने के मौके होंगे। तो थोड़ा सा पोजीशन आप इस प्राइस पे कर सकते
और 25% अभी ले सकते हैं, और बाकी जैसे जैसे करेक्शन आए तब आप इन्वेस्ट कर सकते हैं इसमें। सर, हमारे पास निशित बर्मन जी हैं, कह रहे हैं गुड इवनिंग सर, बहुत अच्छा लगा आपको डीआरएस इनसाइट्स पर देखकर, मैं आपको लगातार फॉलो करता हूँ। सर प्लीज मुझे गाइड कीजिए अपोलो माइक्रो पर, मेरी जो बाइंग प्राइस है वो है 92, और मेरे पास 100 शेयर्स हैं, मैं 6 मंथ्स के लिए होल्ड कर सकता हूँ। प्लीज सजेस्ट मी क्या करना चाहिए। नहीं, मेरे ख्याल से देखिए उन्होंने काफी अच्छे लेवल पे एंट्री की है। अगर आपका नजरिया 6 to 8 मंथ है तो डेफिनेटली होल्ड करिए। हमको लगता है कि अगले साल दैट इज FY 26 कंपनी के लिए काफी अच्छा रहेगा। और ये काफी स्पेशलाइज्ड कंपोनेंट्स बनाते हैं डिफेंस के लिए, तो इसका फायदा जरूर कंपनी को मिलना चाहिए। तो नजरिया 6 to 8 मंथ रखिए और निवेशित रहिए, क्योंकि देखिए ये शेयर में जब नंबर्स अप्रैल के जून के आएंगे तो मुझे लगता है अच्छा रेटिंग का पॉसिबिलिटी कैंडिडेट लग रहा है। तो कंटिन्यू टू होल्ड। ऑल राइट, सो होल्ड कर सकते हैं आप निश्चित जी। सब महेंद्र देवनाथ जी हैं, इन्फोसिस के बारे में पूछ रहे हैं, कह रहे हैं इन्फोसिस शेयर की बारे में कुछ बताएं, क्योंकि जैसा कि आई थिंक आईटी सेक्टर को हम देख रहे हैं कि इम्प्रोवाइज हुआ पिछले कुछ दिनों में, हमने बहुत टाइम तक देखा कि अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दी। तो आईटी सेक्टर पर भी अपना व्यू दे दीजिए सर, और इन्फोसिस पर भी इनको गाइड कर दीजिए। देखिए मुझे लगता है कि आईटी सेक्टर में जो भी बड़ी कंपनियां है, देखिए ये ऑलरेडी वेल एस्टेब्लिश्ड है, इनका बेस लेवल भी काफी हाई है। तो यहाँ पे मैं निवेशकों को यही कहूंगा कि आपको अगर साल में 15% का रिटर्न एक्सपेक्टेशन है तो ही ऐसी कंपनीज में निवेश करिए। अगर थोड़ा ज्यादा एक्सपेक्टेशन है तो फिर ऐसी कंपनीज में आपको ज्यादा मुनाफा नहीं मिलेगा। और दूसरी बात देखिए, आईटी में सितंबर के बाद ही मुझे लगता है बड़ा रीरेटिंग आएगा, क्योंकि देखिए अभी भी क्लैरिटी नहीं है टैरिफ, जो यूएस की टैरिफ पॉलिसी है वो आईटी के ऊपर, फार्मा के ऊपर, ऑटो कंपोनेंट्स के ऊपर कैसी आएगी। डेफिनेटली बिजनेस तो है, बैलेंस शीट भी ये कंपनीज का अच्छा है, लेकिन आपको कोई जल्दबाजी नहीं करना है। मुझे लगता है कि अगर आपको खरीदना ही है तो छोटी क्वांटिटी ले लीजिए, क्योंकि कंपनी अच्छी है, बैलेंस शीट अच्छी है, लेकिन जो ग्रोथ कोशेंट है वो तो आपको सितंबर के बाद ही देखने को मिलेगा। तो आई थिंक उस पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें कोई जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है। अगर आपको रुकना है तो आप रुकिए, अदरवाइज छोटी क्वांटिटी ले लीजिए और थोड़ा रुकिए, क्योंकि हो सकता है कि आगे आने वाले दिनों में आपको थोड़ी और अच्छे वैल्यूएशन पे ये स्टॉक निचले लेवल पे मिलेंगे। तो आप कह रहे हैं अभी थोड़ा इन्वेस्ट कर सकते हैं पर पूरा नहीं, और जैसे अच्छा हाँ। वैल्यूएशन और मिलता है, करेक्शन आता है, तो इट विल बी बेटर कि तब इन्वेस्ट करें। और फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स थोड़े से सही लग रहे हैं। जस किरण सिंह है, सिर्फ आपको कह रहे हैं गुड इवनिंग सर, बहुत अच्छा लगा आपको यहाँ पर देखकर, और कोई सवाल नहीं है, बस आपको विश कर रहे हैं। फिर उसके साथ साथ देखिए सर, आपके फैंस हमारे साथ जुड़ने लगे हैं आपको हमारे प्लेटफॉर्म पर देखकर। फिर सुरेंद्र जी हैं, सुरेंद्र जी भी आपको विश कर रहे हैं, कह रहे हैं गुड इवनिंग सर, सर प्लीज मुझे उज्जवल फाइनेंस के बारे में बता दीजिए। 2500 के इनके पास 2500 शेयर्स हैं एट द रेट ऑफ 43। नहीं, मेरे ख्याल से देखिए सारे स्मॉल फाइनेंस बैंक्स में इस बार जो फोर्थ क्वार्टर नंबर आ गया, इसमें काफी बड़ा झटका प्रॉफिट में आया, क्योंकि ज्यादातर बैंक्स में कॉस्ट ऑफ फंडिंग ऊपर गया था। माइक्रो फाइनेंस में काफी बैंक्स काम करते थे। माइक्रो फाइनेंस मार्केट में तो अभी भी काफी दिक्कतें दिख रही है। तो मुझे लगता है कि और एक साल भर तो मिनिमम आपको यहाँ पे इन्वेस्टेड रहना है, और ऐसा नहीं कि ये बैंक्स बाउंस बैक नहीं करेंगे। देखिए माइक्रो फाइनेंस में कंडीशन अभी थोड़ी इंप्रूव जरूर हो रही है, लेकिन जो भी आपको शेयर का प्राइस का इंप्रूवमेंट चाहिए वो पॉसिबली सितंबर के बाद आएगा। बैंक अच्छी है लॉन्गर टर्म के लिए, लेकिन शॉर्ट टर्म में कोई बड़ा ट्रिगर नहीं है। तो निवेशित रहिए और थोड़ा सा इंतजार करिए। ऑलराइट, थोड़ा सा इंतजार कर सकते हैं इसमें। शशिधर जी हैं, कह रहे हैं मेरे पास आई एम होल्डिंग पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट 31 शेयर्स, और रेट है इनके पास पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट का, जो इनका बाइंग रेट है वो है 793। कह रहे हैं सर आई वुड लाइक यू टू गाइड मी फॉर अ टारगेट ऑफ 3 मंथ्स, कि 3 मंथ्स में इसका टारगेट क्या होना चाहिए। देखिए मुझे लगता है कि ये शेयर भी बहुत ही निचले लेवल से चला है। आई थिंक ये एक वेल एस्टेब्लिश्ड ओडीएम है, और बहुत अच्छी तरह से स्टॉक आउट परफॉर्म कर चुका है। नंबर भी बहुत अच्छे हैं, जून क्वार्टर के भी नंबर हमको लगता है काफी अच्छे आएंगे। तो देखिए अगर आपका नजरिया एकदम शॉर्ट टर्म है ऐसे शेयर्स में, तो मुझे लगता है कि मुश्किल से 5-6% की अपसाइड आप एक्सपेक्ट करिए, क्योंकि बेस लेवल काफी ज्यादा है। इन्होंने बीच में गया था करीबन सेम लेवल ऑफ प्राइस पे जो अभी मार्केट प्राइस चल रहा है। तो एक अच्छी बात है कि देखिए बड़े इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स भी ये शेयर खरीद रहे हैं। तो मोटा मोटी लग रहा है कि अगर आपका नजरिया कम से कम 3-4 महीना है तो यहाँ से मुझे नहीं लगता है कोई बड़ी अपसाइड आएगी, बट हाँ 5 या 6% की मूव आपको मिल सकती है। ऑलराइट, कोई बहुत बड़ी अपसाइड नहीं, लेकिन 5-6% की मूव देखने को मिल सकती है। शशि बंसल जी हैं, जेपी पावर के बारे में पूछ रहे हैं सर, 17.27 का इनका परचेज प्राइस है, और इनके पास 500 शेयर्स हैं। ये आपसे सजेशन मांग रहे हैं कि सेल करें या होल्ड करें।
देखिए मुझे लगता है कि जेपी पावर में तो अभी प्रॉफिटेबिलिटी आ रही है बहुत समय के बाद, ये टर्न अराउंड वाला कंपनी है, पावर में तो बहुत इंटरेस्ट है। लेकिन देखिए सबसे बड़ा जो मसला होता है ऐसी छोटी कंपनीज में कि मैनेजमेंट का क्या क्रेडिबिलिटी है, कितना ऑनेस्ट प्रमोटर है। क्योंकि देखिए जेपी ग्रुप जो है वो मेरे ख्याल से बहुत ही खराब सिचुएशन से आया है। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि देखिए अगर इनका नजरिया ट्रेडिंग व्यू है तो थोड़ा सा माल हल्का कर दीजिए, और अगर इनकी कैपेसिटी है एक साल 1.5 साल पकड़ने की तो ही यहाँ पे निवेशित रहिए, क्योंकि अभी भी कंपनी पूरी तरह से रिकवरी के पाथ पे आई नहीं है, काफी दूसरी उलझने भी है। तो मैं कहूंगा कि लॉन्ग टर्म व्यू है तो थोड़ा रिस्क लेके थोड़ी पोजीशन होल्ड करें, लेकिन जो पैसा अगर बना है इनका थोड़ा सा मुनाफा वसूल करें। और थोड़ा सा मुनाफा वसूल कर सकते हैं, अगर लॉन्ग टर्म व्यू है 1 से 1.5 साल का तो ही होल्ड करें। हमजा जी हैं, कह रहे हाय मैम, गुड इवनिंग। अविनाश जी से प्लीज मेरी तरफ से पूछिए कि मैं एंट्री कब ले सकता हूँ पूर्वांकरा में। पूर्वांकरा, टीटीएमएल और रतन इंडिया, तीन इन्होंने पूछे एंट्री लेवल्स। देखिए पुरवनकरा तो क्वालिटी रियल एस्टेट प्लेयर है जो बैंगलोर मार्केट में काम करता है। तो मुझे लगता है कि अगर अभी रिसेंटली जो इंटरेस्ट कट आ गया है और उसके बाद थोड़ा सा माहौल रियल एस्टेट सेक्टर के लिए खराब हो चुका है, तो यहाँ पे भी थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आपको देखने को मिली। पर मुझे लगता है कंपनी अच्छी है, आपको अगर खरीदना है तो वही कहूंगा कि ऐसे वोलेटाइल मार्केट में पूरा पैसा इमीडिएटली मत डिप्लॉय करिए, 25-30% डिप्लॉय करिए। और ग्रेजुअली मेरे ख्याल से जैसे जैसे मार्केट आगे जाएगा वो जो भी डिक्लाइन आएंगी तो मुझे लग रहा है कि वहां पे आप पूर्ण करा को और थोड़ा एक्यूमुलेट कर सकते हैं। और रही बात रतन इंडिया की, तो देखिए रतन इंडिया में बहुत ही स्पेकुलेटिव स्टॉक है नया। मुझे लगता है कि देखिए ऐसे स्टॉक से थोड़ा सा हमको बचना चाहिए, क्योंकि नंबर्स में अभी भी कोई फंडामेंटल वैल्यू दिख नहीं रही है। और मुझे लगता है कि देखिए जो भी निवेशक या ट्रेडर्स शॉर्ट टर्म मूवमेंट के लिए ऐसे शेयर्स में आते हैं उनको पॉसिबिलिटी होती है कि वो ऊपरी लेवल पे फंस भी सकते हैं। तो रतन इंडिया में हमारा राय है कि भाई करंट लेवल्स भी खरीदना नहीं चाहिए। ऑल राइट, सो रतन इंडिया पे सजेशन नहीं है। रजनी बालाजी हैं, एसजेवीएन के बारे में आपसे गाइडेंस मांग रही हैं, कह रही हैं एसजेवीएन की इनकी बाइंग है 101 की, तो प्लीज सजेस्ट सर क्या करना चाहिए। देखिए एसजेवीएन भी लंबी अवधि के लिए ही एक अच्छा विकल्प है, क्योंकि देखिए क्वार्टरली नंबर जो आए हैं चौथे क्वार्टर के वो कोई इतने खास नहीं थे। लेकिन बेसिकली अगर हम देखें तो ये भी पावर सेक्टर में काम करते हैं, हाइड्रो पावर में, और बहुत ही अच्छी ऑर्डर बुक है। और मुझे लगता है कि अगले 1.5-2 साल का नजरिया है तो ही निवेशित रहिए, क्योंकि देखिए ये बहुत ही धीमे चलने वाला स्टॉक है। मुझे याद है जब इनिशियली ये लिस्ट हुआ था तभी 18-20 रुपए का हुआ करता था। इसके बाद सरकार ने अपना स्टेक और बेचा, उसमें क्यूआईपी इन्वेस्टमेंट भी लाया। बट उसके बाद अभी स्टॉक एक कंसोलिडेशन रेंज में, और जब तक कोई बड़ा ट्रिगर आता नहीं, कोई बड़ी अपसाइड आपको शॉर्ट टर्म में नहीं मिलेगी, तो नजरिया मीडियम टर्म रखिए तो ही आपको पैसा इधर बनेगा। ऑल राइट, नजरिया मीडियम टर्म रखें तो ही पैसा बनेगा। आचार्य जी हैं, कह रहे हैं हेलो सर, मेरे पास इरेडा के शेयर्स हैं, बाइंग प्राइस है मेरा 192 का, और जेडब्ल्यूएल के भी शेयर्स हैं और मेरा बाइंग प्राइस है 456 का। बताइए सर क्या करा जाए। मैं आई थिंक दोनों शेयर्स में पोजीशंस होल्ड करिए। देखिए दोनों कंपनी जो इन्होंने चुनी है बहुत अच्छी है। हम्म। जेडब्ल्यूएल तो बेसिकली वैगन बनाते हैं, अभी ये बेसिकली कमर्शियल व्हीकल्स में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स लॉन्च करने वाले हैं। इनकी ऑर्डर बुक भी बहुत अच्छी है, कम से कम 1.5-2 साल की ऑर्डर बुक है। तो देखिए ऐसे स्टॉक्स में आपको एक मीडियम टर्म व्यू लेके ही काम करना है। ये शॉर्ट टर्म में तो शायद इतने नहीं चलेंगे, लेकिन रेलवे सेक्टर में डेफिनेटली काफी एक्साइटमेंट है। डिफेंस के बाद रेलवे गवर्नमेंट ने बहुत नए प्रोजेक्ट्स अनाउंस किए हैं, तो इसका भी असर पॉजिटिवली प्ले आउट होगा। तो आई थिंक कंटिन्यू टू होल्ड, जरूर पैसा बनेगा लेकिन नॉट इन द शॉर्ट टर्म, लॉन्गर टर्म में ही बनेगा। सर कौन से ऐसे सेक्टर्स हैं जिनको हमने ओवर परफॉर्म, मतलब काफी ओवर प्राइस होते हुए देखा, फिर हमने देखा कि करेक्शन भी आया, तो अभी नियर फ्यूचर में आप कौन से ऐसे सेक्टर्स देखते हैं जो कि अच्छा परफॉर्म आपके हिसाब से कर सकते हैं। देखिए मुझे लगता है कि जो सेक्टर अच्छा करेंगे वो बेसिकली रूरल इंडिया रिलेटेड है ना, जो एग्रो रिलेटेड है, जैसे फर्टिलाइजर्स है, एग्रो केमिकल्स है। उसके बाद जैसे हमने कहा कि सीमेंट एक अच्छा सेक्टर है जो ऑब्वियसली पूरे साल में आउट परफॉर्म कर सकता है। और उसके बाद जो हॉस्पिटैलिटी और होटल सेक्टर है और हॉस्पिटल सेक्टर है, ये सेक्टर पे फोकस करिए, क्योंकि ग्रोथ बहुत तेजी से बढ़ रहा है। हॉस्पिटल्स में तो प्राइवेट हॉस्पिटल इसलिए बढ़ रहे हैं क्योंकि अच्छा स्पेशलाइज सर्विस आज कस्टमर डिमांड करता है। और होटल की बात करें तो होटल्स में मुझे लगता है अभी भी जो सप्लाई शॉर्टेजेस है रूम्स की इंडिया में बहुत बड़ी है, तो यहाँ पे आप फोकस करिए। तो यहाँ पे इंडियन होटल्स है, लेमन ट्री है। तो मेरे ख्याल से ये सारे सेक्टर्स में ग्रोथ अच्छा लग रहा है अगले 6-12 महीने के लिए। राइट।
सर शादाब जी हैं, कहने सर प्लीज मुझे बताइए जीआरएससी में एंट्री लेवल क्या होना चाहिए। देखिए मुझे लगता है एंट्री लेवल तो थोड़ा सा निचले लेवल पे ही होना चाहिए, क्योंकि जो भी डिफेंस का स्टॉक है, स्पेसिफिकली गार्डन रीच की बात करें तो बहुत ही तेजी से ये स्टॉक भागा है। और हाँ। इस लेवल पे अगर आप खरीदते हो तो वैल्यूएशन डेफिनेटली कंफर्टेबल नहीं है। तो मैं इतना ही कहूंगा कि खरीदा नहीं है तो थोड़ा इंतजार करिए। देखिए जो भी शेयर जल्दी ऊपर जाता है वो गिरता भी है, और आपको निचले लेवल पे मौका मिलेगा। तो इस लेवल पे तो डेफिनेटली खरीदने लायक नहीं है। मुझे लगता है कि यहाँ से भी अगर 10-12% नीचे मिलता है तो ही खरीदने का मौका बनेगा। ऑल राइट। सर थैंक यू सो मच, आज आप हमारे शो में आए, हमारे व्यूअर्स के इतने सारे सवालों के आपने जवाब दिए। आई एम श्योर बहुत सारे लोगों का बहुत सा कंफ्यूजन दूर हुआ होगा, बहुत सारी चीजों को लेकर जो उनके मन में आशंकाएं थी वो भी थोड़ी सी क्लियर हुई होंगी। और आपने जो गाइड किया कि अभी मार्केट को लेकर कैसे संभल कर चलना है आने वाले वक्त में, बिकॉज मार्केट वॉलेटाइल है, वो भी आई थिंक काफी बेनिफिशियल इनपुट्स थे आपकी तरफ से। तो सर थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टुडे। और या सर जाने से पहले कोई डिस्क्लेमर। नहीं, हमने जो भी कंपनीज और स्टॉक्स के बारे में बोला नहीं है, हो सकता है हमारे क्लाइंटों को हमने रेकमेंड किए हैं। मेरी कोई पर्सनल होल्डिंग नहीं है। Thank you, sir, for being part of DRS Insights program today. Thank you. Thank you to all my viewers also for coming today and for being part of this program. हमें बहुत खुशी हुई आप हमारे साथ जुड़े, आप लोगों ने इतनी बड़ी तादाद में अपने कमेंट्स भेजे। हमने पूरी कोशिश करी हम ज्यादा से ज्यादा कमेंट्स लें, आपको अपने ज्यादा से ज्यादा सवालों के जवाब मिल सके। आई होप ऐसा ही हुआ होगा। अगर आपके इस प्रोग्राम को लेकर कोई सजेशन है तो प्लीज हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।